हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पिछले लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण में किरण आरेख देख रहे थे। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख समाप्त हो गया, अवतल दर्पण में किरण आरेख समाप्त हो गया। अब जो बारी है वो है समतल दर्पण। ठीक है ना, समतल दर्पण के किरण आरेख को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन होता है कि कभी कभार कुछ क्वेश्चन में पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब फार्मूला पता कर लेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आगे चल करके। तो पहले तो हम लोग क्या करें, इसकी किरण आरेख को खींचिए। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, वहां पे मिला था हम लोगों को 6 प्रतिबिंब अवतल दर्पण की बात करें। और जब हम लोगों ने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, उसका किरण आरेख खींचा तो हम लोगों को मिला था 2 प्रतिबिंब। ठीक है ना। अच्छा, इनके कुछ प्रॉपर्टीज थी, अर्थात इनके जो थे जो कभी बदलते नहीं थे, गुण थे। जैसे कि जब हम लोग बात करें कि अवतल दर्पण में क्या होता था कि जिस तरह से हम लोग दर्पण के क्या करते हैं, समीप आते हैं, उस तरह से हमारा दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता था, बड़ा बनता था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है इस और छोटा भी बनता था, प्रतिबिंब बड़ा भी बनता था, अर्थात वस्तु के कार्य से छोटा और वस्तु के कार्य से बड़ा अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनते। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है, ये इसकी एक खासियत होती है, ये कभी भी यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि उत्तल दर्पण में जितनी बार भी हम लोगों ने प्रतिबिंब खींचा था, 2 ही बार तो खींचा जाता है। उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब मिलते हैं, एक तो होता है अनंत पर और एक होता है वस्तु जब अनंत और पी के बीच में कहीं भी स्थित हो। ठीक है ना, वो हमेशा क्या कर रही थी, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाती है। तो याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है ये सदैव प्रतिबिंब क्या करता है, छोटा बनाता है। किससे, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा होता नहीं है, वो प्रतिबिंब छोटा भी बनाता है और प्रतिबिंब बड़ा भी बनाता है। ठीक है ना, हम लोगों ने वहां पे देखा भी था कि किस तरह से हम लोग उसको याद करने के तरीके, अर्थात किस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, और इसमें केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए, समतल दर्पण का जनरली हम लोग डेली यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसका एक पृष्ठ कैसा हो, समतल। ठीक है ना, और उसके उसके पृष्ठ पे क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, तो एक पृष्ठ परावर्तक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक समतल दर्पण इस तरह से कुछ ले लेते हैं। यहाँ ये राम लोगों का समतल दर्पण। ठीक, एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं। ये राम लोगों ने इसकी पृष्ठ पे क्या कर दिया, कलई कर दिया। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ठीक है ना, मुख्य अक्ष ले लिया। अच्छा, ये क्या गोलीय दर्पण है, समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं होता, अर्थात ये गोले का भाग नहीं होता है। ठीक है ना, और जब समतल दर्पण का गोले का भाग नहीं होता है, तो क्या इसके पास वक्रता त्रिज्या होगी, नहीं। वक्रता केंद्र होगा, नहीं। ध्रुव होगा, नहीं। अर्थात कुछ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन इसका सेंटर क्या मान लेते हैं, इसका सेंटर हम लोग क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, इस पर ना तो वक्रता केंद्र होता है ना तो फोकस होता है, अर्थात इसका कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वस्तु को रखा कहां जाए। ठीक है ना, वस्तु को आप स्वतंत्र है, जब ये सारी चीजें नहीं है तो समतल दर्पण में आप स्वतंत्र हैं, वस्तु को आप कहीं भी रखिए, देखिए इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को रख देते हैं, वस्तु हम लोगों को मिला। ये लाइन थोड़ा सा सीधी रखना, ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वस्तु को रखा ए बी। मान लेते अपने पास कोई वस्तु है ए बी। ठीक है ना, हम लोगों ने रखा इसका। अब करता क्या है, होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ से जो चलने वाली पहली किरण होती है, आपको पता है ये जो मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर।
और इन मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए एक समय ऐसा आता है जब ये क्या करती है, दर्पण से टकराती है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, हम लोगों ने एरो दिखा दिया, ये जा रही है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, अब ये दर्पण से टकराएगी, ये देखो दर्पण से टकराने के पश्चात इस तरह से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है वो कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। हम लोगों ने गोलीय दर्पण भी पढ़ा था, लेकिन ये जो समतल दर्पण है ये गोलीय दर्पण नहीं है, इसलिए इसके पास फोकस नहीं है। जब फोकस नहीं है तो गई टकराने के पश्चात क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक किरण आरेख और यानी एक किरण और चाहिए, और वह किरण हम कहां पे डालेंगे, ना तो वक्रता केंद्र है ना तो फोकस है, लेकिन हाँ एक है अपना, इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O पर हम लोग क्या करते हैं, तिरछी प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं। तो आपको पता है अगर कोई किरण तिरछी आपतित होती है तो तिरछी क्या हो जाती है, इस तरह से परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। चलिए क्या ये किरण और ये किरण कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, नहीं, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है। जब दो समांतर रेखाएं उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती है तो वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग करते क्या है कि इन्हीं किरणों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये किरण देखो, ये तो फोकस से जाने वाला नहीं क्योंकि इधर फोकस है नहीं। ये देखो प्रकाश किरण क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश किरण कैसे चलती है, सीधी रेखा में ना, तो इसी को हम लोग दर्पण के पीछे सीधे लेके जाते हैं। ये देखो दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन में सीधे लेकर के निकल गए। डॉटेड लाइन इसलिए होता है क्योंकि दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब आपका, यानी कहने का मतलब है दर्पण के पीछे किरण तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि दर्पण में पॉलिश किया गया है, और पॉलिश करने के पश्चात जो किरण होता है वो इस साइड से उस साइड नहीं जाता है। बस हम लोग कल्पना करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। चलिए एक किरण ये हो गया। अच्छा अब प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण हमें और चाहिए, तो क्या करना है, इसी तिरछी किरण को हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये रहा, ऐसे क्या करेंगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते आगे लेके जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये दोनों किरणें क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो अगर हम लोग देखें ये भी परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है, और आपको पता है जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिबिंब हम लोगों को क्या होता है, वहीं पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें इस AB का प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां पर बना, ठीक है ना। और हम लोग देखते क्या है कि जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण से स्थित था ठीक उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने वाला तो भाग ये है, पीछे वाला भाग ये है, तो प्रतिबिंब कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे हम लोग जो दूरी देख रहे हैं ये दूरी और ये दूरी क्या है, आपस में बराबर है, क्या है, आपस में बराबर। तो यहाँ पे देखें ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा वस्तु सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ये देखो ए बी, इसका भी एरो ऊपर की ओर है, इसका भी एरो ऊपर की ओर है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। आकार में कैसा होगा, आकार में भी वस्तु के आकार के बराबर, क्योंकि जिसका जितना आकार इसका है ठीक उतना ही आकार क्या है, इसका भी है, ठीक है ना। तो आकार में दोनों क्या है, आपस में बराबर, आकार में बराबर है, दूरी में बराबर है, आभासी मतलब सीधा है, और सीधा के साथ क्या होता है, आभासी। आभासी का मतलब ये कि ये काल्पनिक भाग अर्थात कल्पना में बनाई गई प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। तो यहां से हम लोग अगर इसके कंडीशन को लिखना चाहें तो कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला तो हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आगे प्रतिबिंब की स्थिति,
स्थिति। ठीक है, चलिए जब प्रतिबिंब की स्थिति जो है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें कंडीशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अगर मापे तो दोनों क्या है, दूसरे के बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति तो क्या हो जाएगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसकी प्रकृति लिख लें। तो प्रकृति क्या है, आभासी, आभासी, ठीक है। आभासी के साथ क्या चलता है, सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है, सीधा, ये रहा इसका प्रकृति। अब प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात करें तो वस्तु के आकार के कैसा दिख रहा है, बराबर ना, क्या आप लिख सकते हैं वस्तु के आकार के बराबर, ना छोटा ना बड़ा, वस्तु के आकार के बराबर। स्थिति क्या हो जाएगी, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित है, क्या लिखेंगे, जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित है, ठीक उतनी ही दूरी पर, ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, पीछे प्राप्त होता है। एक ही सिंगल सा कंडीशन होता है, ठीक है ना, और वो उसके ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना, ये कभी बदलते नहीं है। अगर ये प्रतिबिंब हम लोग दर्पण के सामने अर्थात अवसमतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, 10 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये रहा अपना समतल दर्पण। तो अब हम लोगों ने प्रतिबिंब को खत्म किया, अर्थात समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, सूत्र देखेंगे, सूत्र उसके बाद क्या होगा, उसकी चिन्ह परिपाटी को देखेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर अगले टॉपिक के आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि दर्पण के जो कुछ सूत्र, दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, एक होता है दर्पण के व्यू वी एफ में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, फोकस दूरी स्मॉल एफ, ठीक है ना, अर्थात कैपिटल आर तथा स्मॉल एफ में रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, निगमन पहले था यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, अब नहीं है, एनसीईआरटी हम लोगों का चल रहा है, इसलिए एनसीईआरटी में इसका निगमन नहीं, आगे चल करके हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे इसका निगमन। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रतिबिंब ऐसे जनरली बना लेते हैं, मान लेते हैं अवतल दर्पण है, जी क्या है पी एफ और सी, ठीक है। चलिए हम लोगों को पता है सी और पी के एकदम बीचों बीच अपना क्या होता है, फोकस होता है, क्या होता है, फोकस। और हम लोग को ये भी जो फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, ठीक है ना। चलिए और
ये क्या होता है, ये गोले का केंद्र है ना, इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये गोले की क्या होगी, त्रिज्या होगी ना, और त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे कितने से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, हम लोग अगर देखें तो सीपी बराबर सीएफ होता है। क्या होता है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एफ। यहाँ पे अगर हम लोग देखें सीपी, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, क्या है यहाँ पे, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, सीपी बराबर कितना, ये अलग अलग है ना, अलग अलग है तो क्या करेंगे, सी एफ प्लस कितना, एफ पी, कितना है, सी एफ कितना प्लस एफ पी, अर्थात ये दोनों का योग। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों को पता है सी एफ और एफ पी दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ना, क्योंकि दोनों आधे आधे में क्या है, एकदम मध्य बिंदु पे है, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सी एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ, यानी एफ पी प्लस एफ पी, अर्थात सी एफ की जगह हम लोग एफ पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे इसमें लिख लेंगे सी एफ। ठीक है ना, सी एफ बराबर एफ पी। तो एफ पी, तो एफ पी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ, एफ पी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ, फोकस दूरी है ना, और सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू कैपिटल आर है। तो यहाँ पे देखें एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 2f, तो कैपिटल आर बराबर 2f। ठीक है, या एफ बराबर आर बाई 2। तो बताओ क्या होता है इसके बीच में रिलेशन, एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर 2f। हम लोग ये कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप दोनों में से कोई कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। या हम लोग क्या कह सकते हैं, आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, या कह सकते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता, वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे चल करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी आगे चल करके पढ़ेंगे। पहले सूत्र तो पता कर ले कि सूत्र होता क्या है। अगर देखें तो अगर वक्रता त्रिज्या अपने पास 10 है तो आधा होकर के 5, कहने का मतलब फोकस दूरी मिल जाएगी। अगर फोकस दूरी 20 है, हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या कितनी जाएगी, 40, फोकस दूरी कितनी जाएगी, इसी की आधा कितना, 20। तो अब हम लोग बात करें, ये तो था इसमें एफ और आर में संबंध। अब हम लोग बात करेंगे किसी दर्पण में, दर्पण के यू वी एफ में संबंध। इसमें देखेंगे दर्पण के यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में संबंध। ठीक है, ये यू वी एफ तो पता चल गया, फोकस दूरी होती है ना, फोकस बिंदु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए यू क्या है, वी क्या है, आगे चल करके हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। आप पहले हम लोग इस यहाँ पे एक प्रतिबिंब देख लें, जिससे कि हम लोग क्या करें, इसको स्पष्ट रूप से समझ सके कि यू क्या होता है और वी क्या होता है। चलिए
एक प्रतिबिंब बनाते हैं सी से परे वाला, पहले के मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से जाएगी। दूसरा हम लोग कहां पर डालेंगे, वक्रता केंद्र पर, इस तरह से जैसे गई वैसे वापस लौट आई। प्रतिबिंब हम लोगों का यहां पर बना, ठीक है। चलिए, इन चीजों में हमें फोकस तो पता है, फोकस अर्थात एफ से लेकर के पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। इसके पहले वाले हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु अपना है ए बी, और प्रतिबिंब जो है वो है ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। तो अगर देखिए जो ए बी दर्पण के ध्रुव से लेकर के जो बिंदु अर्थात ये वस्तु है, इसके इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। यहां से लेकर यहां तक क्या है, वस्तु की दूरी। यहां पे हम लोग ऊपर देख ले, यहां से लेकर के ध्रुव, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। किसे डिनोट करते हैं, यू से। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बना है, दर्पण के ध्रुव से लेकर के जो प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी को लोग क्या किससे लिखते हैं, वी से। तो दर्पण की या जो प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, वी। वस्तु की दूरी यू, वी क्या है, दर्पण यानी प्रतिबिंब से लेकर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, वी। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, यू। अब देखो यू एफ वी समझ में आ गया होगा। तो इनके बीच जो हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं, वो सूत्र बनाया हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर हमें f ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। v देखो, अगर v ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे, u ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। चलो हम ही पक्षांतर कर दे रहे हैं, आप याद रखना। अगर हमें v निकालना है ना, तो 1/u को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर से क्या होगा, प्लस इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। चलिए, v हम लोगों को ज्ञात है, f भी ज्ञात है, ठीक है ना। तो हम लोग तो क्या हम लोग किसको ज्ञात करेंगे, u को। अगर u को ब्रेक कर दे, इसको पक्षांतर करें तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बस क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v बराबर यहाँ इधर क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है। या करके आप इसको याद रखना, ये तो बस केवल निकालने का फार्मूला, बस आप लोग अगर इसको याद रखते हैं तो पक्षांतर करके 1/v 1/u को आप क्या कर सकते हैं आसानी से, अर्थात इधर के फंक्शन को सॉल्व करके आप u v f को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कभी कभार दिक्कत होता है कि u v f समझ नहीं पाते, u क्या है, v क्या है, f क्या है। चित्र तो हम लोग देखें, ठीक है ना, लेकिन भूल जाते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, जहां u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। v को क्या कहते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है, दर्पण से फोकस की दूरी। दर्पण से फोकस की दूरी, ठीक है। ये राम लोगों का फार्मूला, ठीक है ना। चाहे u निकालना हो, चाहे v निकालना हो, चाहे f निकालना हो, ये रहे उसके सारे, यानी इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे पहचाने के, क्या मतलब कि न्यूमेरिकल में दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चिन्ह परिपाटी, यही थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। और चिन्ह परिपाटी तभी याद होगा जब आपको किरण आरेख याद हो, ठीक है ना।
अर्थात किरण आरेख कैसे याद होंगे, आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से आपको याद करनी है किरण आरेख, वो उत्तल में भी और अवतल में भी। उत्तल का तो बहुत आसान है, समतल का तो उससे भी आसान है, ठीक है ना। और जो अपना अवतल है ये थोड़ा सा एक जगह परिवर्तित होता है, अर्थात एक जगह बदल जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी याद रखेंगे, लेकिन बस क्या है थोड़ा सा कुछ चेंज होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे दर यानी कि चिन्ह परिपाटी, और जैसे ही चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत पता करेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती कितनी है, ठीक है ना। हम लोगों को उत्तल का पता है, हम लोगों को अवतल का पता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी नहीं पता है। जैसे ही चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो समतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, दर्पण के चिन्ह परिपाटी। फार्मूला देख लिया किसमें किसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो F बराबर R/2। और हम लोगों ने दर्पण में सूत्र देखा, अर्थात दर्पण के UVF में संबंध, तो क्या हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब पक्षांतर करके किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो u होता है, v होता है, f होता है, इनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। u क्या होता है, वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है ना। v क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और अपना f क्या होता है, दर्पण से फोकस की दूरी, ठीक है ना।